नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पंडित। देहरादून से सबसे पहले बड़ी खबर। यहां पर विकास नगर के पौंधा में बड़े जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। करीब 300 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है। आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ऑफिसर्स कॉलोनी बसाई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में कई बड़े और सीनियर आईपीएस अफसरों के भी नाम आ रहे हैं और इसीलिए कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी अब तक जांच नहीं हुई है। देहरादून के पौंधा इलाके में 300 बीघा जमीन में हाउसिंग कॉलोनी बनाई जा रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं और नेगी के मुताबिक 300 बीघा जमीन में से 62 बीघा जमीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज है। ऐसी जमीन को खरीदने के लिए कई तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, जो कि नहीं की गई। अलग अलग लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त की। जमीन खरीदने वालों में प्रदेश के कई सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसर शामिल है। इसमें हरिजनों की जमीन विदाउट 143 किराए और यूपीजेडे के अंतर्गत 157A के अंतर्गत ना कोई परमिशन ली गई है और वो जनरल को रजिस्ट्रियां हो गई। वो जैसी हो गई उसी दिन वो गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। सब आईएएस हैं और पीसीएस हैं, जिनकी लिस्ट भी हमारे पास है, जिसमें से कुछ नाम जैसे जय खंडोरी है, अमित नेगी है, दिलीप जावकर हैं, आईपीएस आईएएस दोनों हैं और कोई रिधिमा अग्रवाल हैं। ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ झाला पहली बार सामने आया। दस्तावेजों के मुताबिक जनवरी 2021 से 2022 के बीच 5 बार कमिश्नर गढ़वाल ने डीएम देहरादून को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को लेटर लिखे, लेकिन इस जांच का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि डीएम देहरादून का कहना है कि उनको सिर्फ एक लेटर मिला, जिस पर जांच करके रिपोर्ट भेज दी गई है। जांच आख्या जो है वो मार्च 2022 में जा रखी है और उसी के वो जो पूरी डिटेलिंग है और पूरी रिपोर्ट है वो एडीएम के द्वारा कमिश्नर साहब के यहाँ भेजी जा चुकी है। देहरादून के पौंधा में विवादित जमीन पर ऑफिसर कॉलोनी तैयार हो रही है। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लैंड फ्रॉड का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले रायपुर में चाय बागान की जमीनें बेच दी गई, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में ही जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में नामी वकील से लेकर सरकारी कर्मचारी तक जेल की हवा खा रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और नैनीताल के बलिया नाले पर काम नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 24 घंटे के भीतर ई टेंडर जारी करने का आदेश दिया है। इस दौरान सरकार के जवाब से भी कोर्ट संतुष्ट नहीं रही। हालांकि सरकारी टेंडर के लिए वक्त मांगा, लेकिन कोर्ट ने जल्द काम करने के लिए टेंडर निकालने को कहा। बलिया नाले का काम शुरू नहीं होने के चलते कोर्ट में याचिका दी गई थी। देखिए, आज बलिया नाले में फिर से तारीख नियत थी, क्योंकि पहले टेंडर प्रोसेस के लिए इन्होंने कहा था कि हम इसको डिसाइड कर देंगे, लेकिन टेंडर जो है इन्होंने जितनी कंपनियों ने दिए थे वो इन्होंने निरस्त कर दिए हैं और पुनः टेंडर के लिए कोर्ट ने उनको आदेशित किया है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में ऋषिकेश, बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन लगभग 900.3 मीटर लंबी सुरंग का मंगलवार को ब्रेक थ्रू हो गया। जिला मुख्यालय में तैयार हो रहे इस सुरंग से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को काफी फायदा होगा और जाम की समस्या से भी काफी हद तक छुटकारा मिल सकेगा। की ब्रेक थ्रू हुई है, उसके बाद ब्रिज का काम भी हमारा स्टार्ट है, फर्स्ट नंबर से शुरू हुई, तो उसको भी आगे सुचारू रूप से शुरू करेंगे। तो हमें एक 25 मार्च को स्टार्ट किया था, तो आज 28 तारीख को 29 तारीख को सुबह जो है 10 बजे जो है ये ब्रेक थ्रू हुई। और काशीपुर में गुरुद्वारे में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यहां पर 3 नकाबपोश चोरों ने रुपयों से भरा दान पात्र उड़ा दिया। घटना मानपुर रोड स्थित कचनाल गाजी स्थित गुरुद्वारे की है। चोरों की हरकत गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं सिख समाज के लोगों ने चोरों को पकड़ने की मांग की है।
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लखनऊ के दौरे पर रहे। यहां पर उत्तराखंड महोत्सव का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ भी किया है, जो कि 10 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विकास के नए युग की शुरुआत हो रही है। देवभूमि के विकास की नई यात्रा चल रही है। एक नए युग की शुरुआत हो रही है। हमने अनेकों काम किए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे ऊपर विश्वास है, उनके दिखाए गए विश्वास के कारण हम निश्चित रूप से एक नया अध्याय उत्तराखंड की यात्रा का सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तराखंड की यात्रा के एक नए अध्याय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं और मेरी सरकार पूरी तरह से पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है और एक एक क्षण और एक एक पल हमने उत्तराखंड राज्य की सेवा में लगाया है, उत्तराखंड के उत्थान के लिए लगाया है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगाया है। लखनऊ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने हरिद्वार के असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई के लिए गंग नहर से 665 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार के 3 विकास खंडों में 74 गांवों की करीब 18,000 हेक्टेयर असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी है, जिसके लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर, कनखल तथा जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कोई नदी का अन्य जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी मिलने पर समस्या का हल हो जाएगा। सीएम ने दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के मामले पर भी बातचीत की। सीएम धामी ने सीएम योगी को भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा और प्रदेश में उत्पादित श्री अन्न से बने उत्पाद भेंट किए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तेजस फिल्म भी देखी और इस दौरान फिल्म की मुख्य अभिनेत्री कंगना रनौत भी मौजूद रहीं। लखनऊ में तेजस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी और इसी स्पेशल स्क्रीनिंग में सीएम धामी ने तेजस मूवी देखी। आज रात सीएम धामी लखनऊ से गुजरात के लिए जाएंगे, जहां पर बुधवार को इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो होना है। रोड शो में हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टर्स से मीटिंग के बाद अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर मीटिंग होगी। वहीं रोड शो में सीएम धामी के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि दिसंबर में देहरादून में इन्वेस्टर समिट होना है, जिसके लिए सीएम रोड शो कर रहे हैं और निवेशकों से मुलाकात करके उन्हें इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित कर रही हैं। नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने आज से अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें 18 से 35 साल तक 75,000 युवाओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश मुख्यालय में अभियान का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी 15 नवंबर तक युवाओं और नए मतदाताओं से जोड़ने का विशेष अभियान चला रही है। प्रशांत जी हैं, वंश चौधरी जी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, आईपीएस स्तर पर फेरबदल किया गया है। एडीजी अमित सिन्हा को खेल और युवा कल्याण का विशेष प्रमुख सचिव बनाया गया है। अभी तक इस पद पर अभिनव कुमार थे, जो कि अब सीएम दफ्तर से विशेष प्रमुख सचिव के तौर पर जुड़ेंगे। इस बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि इसे डीजीपी के चयन की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। बीएसपी विधायक के निधन के हरिद्वार के मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं। खास बात यह है कि राज्य बनने के बाद इस सीट पर हाथ या हाथी का ही कब्जा रहा है, पर इतने विकट हालात के बाद भी बीजेपी कमल खिलाने का दावा कर रही है, जो सीट और समीकरण से हिसाब नामुमकिन सा लगता है। देखिए रिपोर्ट। मंगलौर से बीएसपी के विधायक सरवत करीम अंसारी अब नहीं रहे। तय है कि खाली हुई मंगलौर सीट पर अगले 6 महीने में उपचुनाव होगा। बहुत संभावना इस बात की भी है कि यह चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा।
इसीलिए लोकसभा चुनाव के साथ ये चुनाव बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए अहम चुनाव होगा और इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। वजह नंबर 1, उत्तराखंड बनने के बाद बीजेपी आज तक इस सीट को नहीं जीत पाई। इसीलिए बीजेपी यहाँ मुस्लिमों को साथ कर चुनाव जीतने का सपना खुली आंखों से देख रही है। वजह नंबर 2, मंगलौर सीट पर हमेशा टक्कर कांग्रेस और बीएसपी के बीच ही रही है और मुस्लिम हो या पिछड़ी जाति का वोट, दोनों पार्टियों का कॉमन वोट है। वजह नंबर 3, बीएसपी की कोशिश इस सीट को उपचुनाव में बरकरार रखना चाहेगी क्योंकि उत्तराखंड में बीएसपी के 2 विधायक हैं जबकि यूपी में सिर्फ 1 विधायक। वजह नंबर 4, कांग्रेस इस सीट को जीतकर दोबारा कब्जा करना चाहेगी और फिर जीत की सूरत में हरिद्वार जिले में कांग्रेस के 11 में से 6 विधायक हो जाएंगे। मुस्लिम आबादी वाले मंगलौर में ऐसे समीकरण के बाद भी बीजेपी को लगता है कि इस बार कमल खिलेगा। अपने संगठन विस्तार को देते पिछली बार किन किन कारणों से हम वो सीट नहीं जीत पाए थे, उन सब चीजों पर विचार करते हुए और जीतने वाले प्रत्याशी को हम अपना प्रत्याशी बनाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मंगलौर की जनता भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, विकास के लिए इस बार मतदान होगा। मंगलौर में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए नामुमकिन सा काम बना हुआ है, इसीलिए कांग्रेस और बीएसपी का हौसला बुलंद है। 2022 विधानसभा चुनाव के मुताबिक मंगलौर में करीब 1 लाख वोटर हैं। साल 2002 और 2007 में मंगलौर से बीएसपी के काजी निजामुद्दीन विधायक रहे। साल 2012 में काजी निजामुद्दीन कांग्रेस में गए तो बीएसपी से सरवत करीम अंसारी चुने गए। साल 2017 में फिर कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन चुने गए तो 2022 में बीएसपी के सरवत करीम अंसारी जीते। बीएसपी में रहे और हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदार हरक सिंह की माने तो इस बार मौका कांग्रेस को मिलेगा तो बीएसपी सीट बरकरार रखने को तैयार है। तो वो सीट या तो बीएसपी का बहुत हद तक बीएसपी का वोट और कांग्रेस का वोट लगभग एक जैसा ही है। तो मैं क्योंकि अभी जल्दीबाजी होगी, वहाँ की जनता को कांग्रेस पार्टी निराश नहीं करेगी, ये हम भरोसा दिला रहे हैं। मतलब साफ है कि 6 महीने बाद होने वाले मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी को अपना वजूद बनाना है तो बीएसपी और कांग्रेस में टक्कर जीत और हार के लिए होगी। रुड़की से मनोज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा शुरू करने के साथ कई मांगों को लेकर विधायक मयूख मेहर के आंदोलन को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। आंदोलन के दूसरे दिन व्यापार संघ पदाधिकारी जायज मांगों का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। विधायक मेहर हवाई सेवा शुरू करने के साथ 4 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आंदोलन पर बैठे हैं। विधायक मेहर का कहना है कि लाख दावों के बाद भी जहां सरकार हवाई सेवा शुरू नहीं कर पाई, वहीं पर बस अस्पताल बनाने के 5 साल बाद भी सफेद हाथी साबित हो रहा है। विधिवत उस बेस हॉस्पिटल को चलाया जाए, वहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, वहाँ पर टेक्नीशियनों की नियुक्ति की जाए, वहाँ पर सारे उपकरण दिए जाएं ताकि इस पिथौरागढ़ के लोगों को जो कि छोटे से उपचार के लिए बरेली, देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश जाना पड़ता है, उससे इनको बचाया जा सके। उत्तरकाशी में मोरी के फिताड़ी गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने जखोल लिवाड़ी मोटर 10 साल बाद भी नहीं बनने से अपनी नाराजगी जताई है। साथ ही लिवाड़ी गांव के ग्रामीणों ने 10 दिन में सड़क का काम शुरू नहीं होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि 2013 में सड़क काम शुरू हुआ था, जिसे 2014 में बन जाना चाहिए था, लेकिन सड़क आज तक बन नहीं पाई। विधायक ने सड़क बना रही कार्यदायी संस्था पर आपदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। ये आश्वस्त किया गया है कि सड़क का जो है जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाएगा और जिस तरीके से कार्यदायी संस्था ने यहाँ पे लापरवाही बरती है तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। और कुमाऊं में आज से खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस महाकुंभ की शुरुआत की है। इस दौरान बच्चों ने अपने कई खेलों से राज्यपाल को प्रभावित किया। महाकुंभ के दौरान उम्र के मुताबिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज मैंने जो एक खास चीज नोटिस की
कि किस प्रकार बच्चे, उन सब के अंदर में एक वाइब्रेंसी, एक स्पोर्ट्समैनशिप, एक हिम्मत, एक एनर्जी, एक ऊर्जा अपने आप में अलग है। चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी सैलानियों के लिए बंद कर दी गई है। इस साल फूलों की घाटी में पिछले सालों की अपेक्षा में कम ही सैलानी पहुंचे। फूलों की घाटी में इस साल 13,161 पर्यटक घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचे, जिससे कि वन विभाग को 20,93,300 का राजस्व हासिल हुआ। 1 जून को फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खुलती है। इस साल 12,707 भारतीय, 401 विदेशी सैलानियों ने घाटी का दीदार किया, जबकि 2022 में फूलों की घाटी में सबसे अधिक 20,830 सैलानी पहुंचे थे। मानसून की बारिश का असर इस बार घाटी में देखा गया, जिसकी वजह से सैलानियों की संख्या में काफी कमी आई है। तेरह 161 टूरिस्ट यहाँ आए, जिसमें 401 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। इन पर्यटन गतिविधियों से हमें 20,93,000 रुपये की आमदनी हुई। आशा करता हूं कि अगले साल और इससे भी बढ़िया पर्यटकों का आवागमन होगा और हम अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे। पहाड़ की संस्कृति हो, चाहे लोक कला या फिर यहाँ का खान पान, ये सब यहाँ की खासियत रही है। समय के साथ पहाड़ी खान पान से लोग दूर हो गए थे, लेकिन अब पहाड़ के इन्हीं पोषक तत्वों से गुणकारी भोजन को पहचान दी जा रही है। नैनीताल में लगे फूड फेस्टिवल का ये नजारा पहाड़ के खान पान को एक छत के नीचे लेकर आया है। महिलाओं के द्वारा लगाए गए इस फूड फेस्टिवल में पहाड़ी खाने को परोसा गया, तो लोगों ने भी इसका स्वाद चाव से लिया। लाल चावल का भात हो या गढ़ेरी, गेहत की दाल हो या फिर तिल के लड्डू, इन सब का लजीज स्वाद लोगों ने जम कर लिया। पहाड़ी स्पेशल थाली भी सभी को बेहतर स्वाद दे गई। 23 साल की उम्र में ही बच्चे जो है बीमारियों से घिर जा रहे हैं, और ये पहाड़ी फूड का जो आयोजन किया गया है, इससे ये फायदा होगा, बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बच्चे जो है पहाड़ी खाने के ऊपर जो है खाने की तरफ इंटरेस्टेड हो। जो पहाड़ खाना खुना मिल जरा पौष्टिक आहार मिलल मुकी, जरा हम अपन बच्चन के लिए संस्कार भल दून के लिए पहाड़ी बुलान और पहाड़ बुलाओ और पहाड़ खाना खाओ और पहाड़ी कपड़े ले पहनो। समय के साथ लोग अपने पहाड़ी खान पान से दूर होते चले गए थे, तो अब फिर से गुजरे दिनों के भोजन की ओर लौटने का प्रयास किया जा रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर इस भोजन को खाने से कई बीमारियों को भी दूर रखा जा सकता है, तो कई गंभीर रोगों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। कोरोना के दौरान पहाड़ के इस खान पान की डिमांड सबसे ज्यादा रही। हालांकि आयोजक मानते हैं कि ऐसे आयोजन से पहाड़ी भोजन को एक नई पहचान मिलेगी। तो हमने सोचा कि हम इस तरीके के कार्यक्रमों को करा के अपनी जो आने वाली जनरेशन है उन तक हमारे जो पारंपरिक पकवान है उनको हस्तांतरित कर पाएं और अपनी इस परंपरा को, जिसमें बहुत बड़ा साइंटिस्ट और बहुत पौष्टिकता है, उसे हम जीवित रख सकें। बहरहाल फूड फेस्टिवल के जरिए खान पान को वापस पहचान देने का ये प्रयास है, लेकिन जरूरी ये भी कि हिल स्टेशन पर इनके स्टॉल लगाए जाएं, जिससे कि देवभूमि आने वाले पर्यटक इन लजीज खानों का स्वाद ले सकें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रामनगर के पास चिल्किया में एक बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तराखंड में यूकेडी 5 लोकसभा चुनावों में चुनाव लड़ेगी। नैनीताल में यूकेडी के अध्यक्ष पूर्ण सिंह कठायत ने कहा है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। टिहरी में शिक्षा विभाग की ओर से पुस्तक यात्रा अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। पंडित दीनदयाल मातृ पितृ योजना के तहत बद्रीनाथ धाम में भी हजारों की संख्या में बुजुर्ग तीर्थयात्री दर्शनों के लिए पहुंचे। उत्तराखंड सरकार के प्रयास से यात्रा को चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। स्थापना दिवस के दिन आंदोलनकारी पूरे बाजार में शांति जुलूस निकालेंगे।
बागेश्वर में खेल महाकुंभ का रंगारंग आगाज हो गया है। इसमें कई स्कूलों के स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। ये महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। समग्र शिक्षा के तहत राज्य की 2025 खराब स्कूल बिल्डिंगों की मरम्मत के लिए 37 करोड़ 85 लाख रुपए का फंड जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला कलेक्ट्रेट में एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। चमोली में देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया गया। रुड़की में भी सरदार पटेल की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उनके बलिदान को याद किया गया। और चलिए खबरें विस्तार से अब देखते हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने मंगलवार को अपना जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। घर में पूजा पाठ के साथ हरक सिंह रावत ने एक मिशनरी आश्रम में पहुंचकर दिव्यांगों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। वहीं आश्रम चलाने वाली बहनों का सम्मान भी किया। इस दौरान उनकी बहू अनुकृति गोसाई भी मौजूद रहीं। सीबीआई जांच की बात पर हरक सिंह ने कहा कि जहां गलती होती है मैं गलती मान लेता हूं, वरना डरता नहीं हूं। हरक सिंह ने कहा कि मैं वो नेता नहीं हूं जो सार्वजनिक तौर पर सच कहने से बचते हैं। मैं गलत नहीं होता हूं और मैं सही होता हूं तो मैं डरता नहीं। मैं क्योंकि मेरी नीयत साफ रहती है, मेरी सोच साफ रहती है, मेरे काम साफ रहते हैं और जब मैं गलत नहीं होता हूं, जहां मैं गलती करता हूं मैं माफी मांग लेता हूं। गन्ने की पेराई का सीजन शुरू होने को है। ऐसे में उधम सिंह नगर जिले के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने किच्छा शुगर मिल के डायरेक्टर से मंगलवार को मुलाकात की। कांग्रेस के किसान नेता गणेश उपाध्याय के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधि मंडल निदेशक से मिला और समय से गन्ने की पेराई करने की मांग की है। किसानों की दलील थी कि समय से पेराई शुरू होने पर गन्ने के खेतों में बुआई की जा सकेगी। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।